आज हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिसीज़ की, जिसको कि शॉर्ट में IBD के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसका नाम ही है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब तो आप जानते हो, सूजन आना। बॉवेल का मतलब भी जानते हो कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो, और उससे होने वाली डिसीज़। अब इसको जब डिफाइन किया जाता है तो कैसे किया जाता है कि दिस इज ए डिसीज़ where inflammation of the intestinal mucosa occur। मतलब जब भी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें जब सूजन आ जाए तो उससे होने वाली जो रोग है वो रोग कहलाता है इन्फ्लामेटरी बाउवेल डिसीज़। ये जो रोग रहता है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, मेजर 2 टाइप्स। पहला जो डिसीज़ है इसको कहते हैं क्रॉन्स डिसीज़, और दूसरा जो डिसीज़ है उसको कहा जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये क्रॉन्स डिसीज़ को शॉर्ट में CD के नाम से जाना जाता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस को UC, U फॉर अल्सरेटिव एंड C फॉर कोलाइटिस। वैसे यहाँ पे क्रॉन्स, C एंड D फॉर डिसीज़, ये 2 रोग इसमें दिखाए गए हैं, 2 रोग इसमें होते हैं। अब मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ। इस पिक्चर से आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि क्या मैं दिखाना चाह रही हूँ। आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर नॉर्मल जो अपना कोलोन वाला भाग है वो दिखाई दे रहा है। ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग कॉलम और ये रेक्टम, है ना। दिख रहा होगा सबको, आपको तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है अच्छे से, फोकसिंग। ये हिस्सा जो है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस को दिखा रहे हैं, इसलिए ये जो कोलोन वाला नीचे डिसेंडिंग कोलोन वाला अफेक्टेड है, इसलिए ये दिख रहा है ना। वैसे ये वाला जो हिस्सा है इसमें फिर मतलब ये अफेक्ट हो गया है कोलोन का ये वाला भाग, और इसीलिए यहाँ पर फिर अब ये जो ये है क्या कहना चाहिए, जो अल्सर्स है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये और ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए लिखा है कोलोन विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलोन विथ सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए, परफोरेशन दिख रहा है। मैंने इसकी ना कल एक लिंक भी भेजी थी आप लोगों को, जिससे कि आप लोग अच्छे से उसकी इमेज को देख सको। हाँ, अब ये फोकस प्रॉपर, इसमें आपको अब दिख रहा होगा कि कैसे ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हाथ मिल जाता है। उसी तरह से जो दूसरा है कौन सा, क्रॉन्स डिसीज़, उसको भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। उस डिसीज़ में भी आपको उस पिक्चर को देख के भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की इसमें कंडीशन होती है। ये देखिए, ये दोनों चीज़ें दिखाई हुई हैं। ये क्रॉन्स डिसीज़ का है एलिमेंट्री ट्रैक्ट, और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का है। ये दोनों इन्फ्लेमेटरी बाउवेल डिसीज़ के अंडर आती हैं। इनमें आपने देखा होगा जो क्रॉन्स डिसीज़ है उसमें जो इन्फेक्शन है वो इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट में दिख रहा है। ये लाल लाल जो दिख रहा है ये, तो क्रॉन्स डिसीज़ में ये नीचे से जो लाल दिख रहा है वो है। दोनों में अंतर भी रहता है कि क्रॉन्स डिजीज़ जो रहती है उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कहीं भी अफेक्ट हो सकता है, मतलब माउथ टू एनस अफेक्ट होता है। और क्रॉन्स डिसीज़ जो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोलाइटिस नाम ही दिया हुआ है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो कोलोन वाला भाग है उसी में ये प्रॉब्लम होती है, और इसमें जो कोलोन रहता है वो नीचे से अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा प्रोपोगेट होता रहता है, वो आगे तक जाएगा फिर। तो वो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की निशानी है। और ये वाला जो है क्रॉन्स डिसीज़, इसमें भी वही सेम कंडीशन होती है, लेकिन कहीं पर भी एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी हिस्से में हो सकती है। बीच बीच में नॉर्मल रहती है इंटेस्टाइन, बीच बीच में वापस से ये अफेक्टेड दिखाई देती है। तो ये दोनों का डिफरेंस मैंने आप लोगों को दिखाया। अब आते हैं अपन कि ये जो डिसीज़ है क्रॉन्स डिसीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस, बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बाउवेल डिसीज़, ये जो डिसीज़ है इसमें क्या
क्या क्या बाकी के है, प्रिवेलेंस क्या है, इटियोलॉजी क्या है, ये इस पर अब आते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रिवेलेंस पे कि किस में मुख्यतः यह डिसीज़ देखी जाती है। तो प्रिवेलेंस के हिसाब से अपन देखो तो एक एज फैक्टर है। एज फैक्टर में देखा गया है कि 15 से 30 साल के लोगों में ज़्यादा करके ये डिसीज़ का ऑनसेट होता है और इसमें ज़्यादा करके ये डिसीज़ देखी जाती है। दूसरा इसके अलावा जो है वो 50 से 60 साल में भी ये वाली डिसीज़ देखी जाती है। तो बेसिकली कहना चाहिए कि फर्स्ट ऑनसेट 15 से 30 में है और कुछ लोगों में फिर 50 से 60 में भी ये डिसीज़ देखी जा सकती है। दूसरा, सेक्स के हिसाब से अपन देखें तो मेल एंड फीमेल दोनों ही इस डिसीज़ से इक्वली सफ़रर होते हैं। तीसरा जो चीज़ दिखाई दे रही है वो है कि आजकल जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, बेसिकली ये कि आजकल का जो फूड हैबिट है वो एक इसका प्रिवेलेंस का होने का कारण है। अब आता है कि इसके इटियोलॉजी की क्या इसका कारण है, क्यों ये रोग देखा जाता है। तो इसमें मेन 3 कारण देखे गए हैं। पहला जो मेन कारण है वो तो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी की जब डेवलपमेंट हो जाता है, वो तो सबको मालूम है कि अपने आप ही रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाए, वो चीज़ कहलाती है ऑटो इम्यूनिटी। तो ये जब ऑटो इम्यून हो जाए अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन, तब ये रोग हो सकता है। दूसरा, इसके अलावा एक जेनेटिक फैक्टर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है और उसके कारण से ये रोग हो सकता है। तीसरा जो कारण है वो है अननोन इरिटेंट, कि कोई कारण मालूम ही नहीं है और फिर भी उस इरिटेशन के कारण एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो गई। इसके अलावा जो इरिटेशन या कहना चाहिए जो कारण है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन भी एक इसका कारण हो सकता है। अब ये जो सब कारण रहते हैं, इसके कारण क्या हो जाता है कि एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी सिस्टमिक रिस्पॉन्स, मतलब ये जो मेन कारण रहते हैं उसके कारण बॉडी के अंदर ही जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें जो इम्यून सिस्टम है उसका एक्टिवेशन अलग होने लग जाता है और इसीलिए इसको कहा है सेकेंडरी सिस्टमिक रिस्पॉन्स। तो उसके कारण से जो अपना इम्यून सिस्टम रहता है वो क्या कर देता है कि एक अलग तरह की रिस्पॉन्स बॉडी में डेवलप कर देता है और उसके कारण से म्यूकोजल में लेयर जो रहती है एलिमेंट्री कैनाल की वो गड़बड़ हो जाती है और उससे ये डिसीज़ डेवलप होती है। तो अब ये जो डिसीज़ डेवलप हुई उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या है, तो उसमें जो कारण देखे गए हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसमें अपन देखते हैं कि 4 मुख्य कारण हैं। फर्स्ट तो क्या हो जाता है कि जो इंटेस्टाइन है, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, डैमेज हो जाती है, डैमेज टू सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, है ना। और इसमें म्यूकोजा से स्टार्ट होता है वो, पर वो म्यूकोजा बढ़ते बढ़ते वास्कुलरिस तक जा सकता है। स्टार्टिंग तो म्यूकोजा सही होता है, पर ये चीज़ इसमें देखी जाती है पैथोफिजियोलॉजी में। दूसरा जो देखा जाता है वो है माल एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है उसके कारण से। तीसरा, अल्सर्स होने लग जाते हैं और चौथा, स्ट्रिक्चर्स हो जाते हैं। स्ट्रिक्चर्स का मतलब है अंदर से ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, नैरो होने लग जाती है और कई बार तो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकती है एलिमेंट्री कैनाल उस जगह पे। तो इस तरह से ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब इस पैथोफिजियोलॉजी से कंसर्न होने के कारण जो जो सिम्टम्स इसमें प्रोड्यूस होने लगते हैं वो क्या क्या हैं वो अपन देखते हैं। इसमें जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो कौन कौन से, तो सबसे पहले तो डायरिया देखा जाता है और ये जो है डायरिया वो पर्टिकुलरली अल्सरेटिव कोलाइटिस हो तो ब्लडी डायरिया हो जाता है और नहीं तो सादा डायरिया, मतलब क्रॉन्स डिसीज़ में डायरिया नॉर्मल, मतलब विदाउट ब्लड वाला डायरिया देखा जाता है। दोनों में ही वेट लॉस की कंडीशन बढ़ जाती है क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इसलिए नेचुरल है कि वेट लॉस होने लग जाता है। इसी तरह से ग्रोइंग जो एज होगी उसमें पुअर ग्रोथ होती है और जो जिनकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है उनमें माल न्यूट्रिशन देखा जाता है। फिर उसी तरह से जब ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज़ हो जाए तो पेन होता है पेट में, एब्डोमिनल पेन, और इन सब कारणों से ही फीवर भी देखा जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ भी दिखाई देता है। कई बार क्या देखा जाता है कि ये जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, आइज़ और जॉइंट्स भी होते हैं। ये पर्टिकुलरली क्रॉन्स डिसीज़ में ज़्यादा होते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं।
तो बेसिकली दोनों ही डिसीज़ में जो कॉमन सिम्टम्स हैं ये यही है, कुछ कुछ इसमें कुछ अंतर है, तो वो जो मैंने आप लोगों को बताया वो वाली चीज़ है। तो ये तो हो गया कि क्या क्या सिम्टम्स इन IBD में देखे जाते हैं। अब आते हैं अपन, मैंने वैसे पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया और चित्र भी दिखा दिया है, पर फिर भी इसको डिफाइन करने के लिए ये वापस से बता रही हूँ कि क्रॉन्स डिसीज़ क्या है और अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है। अब क्रॉन्स डिसीज़ पे जब अपन आते हैं तो क्रॉन्स डिसीज़ को जब अपन बताते हैं कि क्या है इसमें, तो इन क्रॉन्स डिसीज़ एनी पार्ट ऑफ द GIT ट्रैक्ट इन्वॉल्व so inflammation of mucosa seen from mouth to anus. 50 to 60% cases distal ileum is involved, है ना। इसमें पहले ही जैसे मैंने बताया था कि माउथ से एनस तक कोई भी पार्ट जो है वो इन्फ्लाम्ड हो सकता है GIT ट्रैक्ट का, और पर्टिकुलरली यदि अपन देखें कि कौन सा ज़्यादा होता है तो जो इलियम का जो नीचे वाला पार्ट है वो ज़्यादा करके इसमें अफेक्टेड होता है। अब आते हैं अपन अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर। अल्सरेटिव जब कोलाइटिस हो जाता है तब जो कोलोन वाला भाग है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को चित्र दिखाया था कि असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, है ना। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में ओनली कोलोन इज अफेक्टेड एंड द डिसीज ऑलवेज एक्सटेंड्स फ्रॉम द रेक्टम। रेक्टम से ऊपर की तरफ ये डिसीज आगे बढ़ने लग जाती है। पर्सन विथ लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। जिस पर्सन में ये कोलोन अल्सरेटिव कोलाइटिस हो और वो लंबे समय तक बना रहे तो उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए नॉर्मली जब अल्सरेटिव कोलाइटिस यदि किसी को हो जाए तब डॉक्टर रिकमेंड करता है कि जो कोलोन वाला भाग है वही रिमूव कर दिया जाए। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि सो इन सीवियर केसेस रिमूवल ऑफ कोलोन इज रिकमेंडेड। अब आता है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो पहले तो इसकी जो ट्रीटमेंट की अपन हिसाब से देखें तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट आती है और उसमें ड्रग्स दिए जाते हैं। अलग अलग तरह के ड्रग्स हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट में ड्रग्स होते हैं। यदि सीवियर कंडीशन है तब रिमूवल ऑफ कोलोन वाला पार्ट भी आता है। तो ये ड्रग्स है और सर्जरी, ये दो बताइए। फिर इसके अलावा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आता है। ये जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MNT है ना, मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल थेरेपी, MNT का मतलब है। अब इसमें क्या क्या किया जाता है, तो सबसे पहले तो टू इम्प्रूव ओरल इंटेक, कैसे भी करके उनका ओरल इंटेक बढ़ाना, ये एक इसका उद्देश्य रहता है। दूसरा है कि टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, टू मेक अप कैटाबॉलिक लॉसेस एंड टू इम्प्रूव GIT हेल्थ। ये इसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं इसके MNT के। क्लियर हो गया होगा इन दोनों ही इसका कि न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशन होगी, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो बॉडी के अंदर जो अपचाई वाली कंडीशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और GIT जो है जिसकी कि म्यूकोजल लेयर और पूरी ही GIT अफेक्ट हो रही है, तो उसकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करना आवश्यक है। इसलिए ये दो उद्देश्य को लेकर इस समय डिसीज़ को ट्रीट किया जाता है न्यूट्रिशनल थेरेपी में। अब इसका डाइटरी प्रिंसिपल पे अपन आते हैं कि क्या इसका डाइटरी प्रिंसिपल होता है। डाइटरी प्रिंसिपल के हिसाब से अपन देखें तो इसमें प्रॉपर अमाउंट में कैलोरी देना चाहिए, इसीलिए लिखा है एडिक्वेट कैलोरीज। उसका BMI देखा जाए और उस BMI के हिसाब से ही इसको कैलोरीज दी जाए। उसी तरह से प्रोटीन जो है वो अधिक मात्रा में देना चाहिए, वो इसीलिए कि उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या एलिमेंट्री जो हेल्थ है उसकी एलिमेंट्री कैनाल की, वो ठीक होने के लिए हमको अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए, वो देना चाहिए और हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का देना चाहिए। अब ये प्रोटीन नॉर्मली कितना हो तो 1.2 से लेके 1.5 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना इनके लिए बेनिफिशियल देखा गया है। फिर उसके बाद जो फैट है ये 25% ऑफ द टोटल कैलोरीज देना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर लिखा है मॉडरेटली रिस्ट्रिक्टेड फैट, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि लो दिया है, हमने नॉर्मल का ही जो नीचे वाला हिस्सा है 25% ऑफ द टोटल कैलोरी वो दिया है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस डिसीज़ में ये देखा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो रहते हैं वो इनके लिए बहुत बढ़िया हैं, उनकी हेल्थ को बढ़ाते हैं।
साथ ही साथ में जो MCT है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, वो भी इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसीलिए मॉडरेटली रिस्ट्रिक्टेड फैट लिखा है। इसी तरह से इनको हाई फ्लूइड्स भी देना चाहिए, अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता रहती है इनको, क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और इसीलिए डायरिया भी देखा जा रहा है, इसलिए इसकी भी आवश्यकता ज़्यादा है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसीलिए इनको ज़्यादा देना चाहिए। इन पर्सन्स में जनरली आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम और विटामिन D डेफिशिएंसी भी देखी जाती है, इसलिए वो चीज़ों को भी इनको हाई अमाउंट में देना चाहिए। तो कितना हाई? तो ये तीनों ही चीज़ें उन पर्सन्स को हमेशा 10% ऑफ द टोटल कैलोरीज बढ़ाना चाहिए, तो 10% ऑफ द नॉर्मल जो RDA है उससे बढ़ाना चाहिए। अब इसके बाद आता है कि अदर न्यूट्रिएंट्स जितने भी बचे हुए हैं वो सभी नॉर्मल अमाउंट में देना चाहिए। ये भी देखा गया है कि जिंक और सेलेनियम ये भी इनको ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए, वैसे है तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही, पर फिर भी वो थोड़ी मात्रा उनकी यदि बढ़ा दी जाती है, मतलब ऐसे फूड सिलेक्ट कर दिए जाए जो ज़्यादा मात्रा में हैं उसमें वो दिया जाए तो फ़ायदा करता है। और साथ ही साथ में इंसॉल्युबल फाइबर जो रहते हैं वो इनको डाइट में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब ये तो हो गई जनरल जो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए डाइटरी प्रिंसिपल है वो, लेकिन पेशेंट की कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से ही इनको करना पड़ता है, क्योंकि जब भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ हुई और उसका पता कब चलता है, जब एक्यूट कंडीशन आती है तभी पता चलता है ना। मतलब पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाए, डायरिया होने लग जाए, माल एब्जॉर्प्शन देखा जाए, ये सब जो सिम्टम्स बताए मैंने, या कई बार तो ऑब्स्ट्रक्शन ही हो गया है, तो ऐसे सब सिम्टम्स हो जाते हैं, इसलिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज ही होना पड़ता है और वो कंडीशन उनकी सीवियर ही रहती है। तो इसलिए जो डाइट रहते हैं वो 3 टाइप का बताया है। फर्स्ट डाइट जो है वो है सीवियर केसेस में, और उनको पेरेंटरल न्यूट्रिशन ही उनको प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उसी के थ्रू पेरेंटरली उनको डाइट दिया जाता है। पेरेंटरल न्यूट्रिशन कैसा प्रोवाइड किया जाता है वो तो आप लोगों को एक लेक्चर और लूँगी मैं, जिसमें कि इंटरल और पेरेंटरल न्यूट्रिशन के बारे में उसमें बता दूँगी मैं। तो वो न्यूट्रिशन उनको दिया जाता है। इसमें हमेशा ही न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स हैं है ना वो दिए जाते हैं। अब उसके बाद सेकंड है एंटरल न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि इम्प्रूव इसका ऑब्जेक्टिव दिया है टू इम्प्रूव ओरल इंटेक। हमेशा पेरेंटरल न्यूट्रिशन पे पर्सन रह नहीं सकता, उससे कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो जाते हैं और सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन दे भी नहीं सकते हैं, और GIT जो है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव भी करना है, इसलिए ओरली उनको देना ज़रूरी है। इसलिए जैसे ही उनकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल होने लगती है, सेकंड स्टेज का जो डाइट है वो दिया जाता है सेकंड टाइप का, वो है एंटरल न्यूट्रिशन से, मतलब ट्यूब फीडिंग से अपन देना चालू करते हैं। तो ऐसे समय में भी ओरल जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स है वो इसमें दिए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ट्यूब फीडिंग से उसको डाइट दिया जा रहा है। ट्यूब फीडिंग के भी डाइट जो मैंने पहले ही कहा कि उसका एक लेक्चर लूँगी, तब उसमें आपको पेरेंटरल और एंटरल न्यूट्रिशन का डिटेल में बता दूँगी। अब तीसरा स्टेज का जो डाइट है वो है कि जब कंडीशन स्टेबल हो गई है, तो ऐसे समय का ये पेरेंटरल भी तब होता है कि जब सीवियर केस है या सर्जरी हो चुकी है, तब भी हमको पहले पेरेंटरल देना पड़ता है, फिर कुछ दिन बाद हम उसको देखते हैं कि कंडीशन ठीक है, तब या तो एंटरल होगा या फिर डायरेक्ट ही थर्ड स्टेज का डाइट शुरू किया जा सकता है। लेकिन जब थर्ड स्टेज का आफ्टर सर्जरी हो तो फिर उसमें आपको लिक्विड डाइट से ही स्टार्ट करना पड़ता है, और वो धीरे धीरे फिर सॉफ्ट डाइट और फिर नॉर्मल रेगुलर डाइट पे आते हैं। तब ऐसे समय में नॉर्मल या सॉफ्ट जो जब भी अपन डाइट देंगे, तब ये कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा कि सॉफ्ट डाइट दे रहे हैं अपन या नॉर्मल डाइट उसको चालू किया जा रहा है। अब ये जो डाइट है वो कैसा रहता है इसके बारे में भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए ये भी आप लोगों को, अभी चूँकि अपना GIT ट्रैक का ही है, गैस्ट्राइटिस में भी मैंने बता चुकी हूँ कि कैसे होना चाहिए, पेप्टिक अल्सर में भी बताया है, बाकी जितनी भी कंडीशंस में बताया है कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना, वो इसमें भी वही सब चीज़ें अपने को अवॉइड करना ज़रूरी है। इनके लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो कौन सी है, तो वो भी मैंने उसमें लिखी है कि फूड्स अलाउड कौन से होते हैं, वो सब चीज़ें इनमें भी देना पड़ती है। तो इस तरह से ये अपना इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ का भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब अपन इसके लिए ऑब्जेक्टिव जो देना था कि कौन से टाइप का आपको इसको देना है वो भी बता देती हूँ, और थोड़ा सा मैं ये भी बता देती हूँ आपको फिर से कि क्या स्पेशल फूड्स इसमें हो
वो भी ले लेते हैं। तो स्पेशल फूड्स जब अपन देते हैं इनके लिए, तो वो स्पेशल फूड्स ONS मतलब ओरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ये दिए जाएं। इसमें प्रोबायोटिक्स, जिसके डिटेल में मैंने आपको गैस्ट्राइटिस में भी बता चुकी हूँ। दूसरा है ग्लूटामीन। ये जो ग्लूटामीन रहता है ये एक अमीनो एसिड है, ये आपको मालूम होगा। और ये जो अमीनो एसिड है ये अपनी जो म्यूकोजल लेयर है उसको भी और मसल्स जो हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी रहता है। तो ऐसे ओरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिलते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो ये तो फूड भी उस तरह के हो और जो सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं वो भी इनको देना बेनिफिशियल होता है। अब इसके बाद आता है फूड्स अवॉइडेड। तो ये अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल इंटॉलरेंस भी होता है। कई लोगों में लैक्टोज या डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटॉलरेंस भी देखा जाता है, तो वो उसको अवॉइड करना चाहिए। ग्लूटेन से यदि इंटॉलरेंस है वो भी अवॉइड करना चाहिए। स्पाइसेस, फाइबर रिच फूड, गैस प्रोड्यूसिंग फैटी फ्राइड हेवी फूड्स, ये सब अवॉइड करना चाहिए। अब इसके लिए जो सैम्पल प्लान बनाना है आप लोगों को, उसका ऑब्जेक्ट दे दिया है मैंने कि एज है 30 ईयर्स, सेक्स है फीमेल, हाइट है 5'3", BMI 20 है और कंडीशन मैंने 3rd स्टेज की ली है, इसलिए स्टेबल लिखा है। तो ये आप लोग इसका प्लानिंग कर लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हो गया इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिसीज़, जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस भी था और क्रॉन्स डिसीज़ भी थी।